हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे गृह विज्ञानी होम साइंस से। जो BA सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्र हैं उनके लिए आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छे से हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो से। आज की क्लास में हम बात करेंगे नए मॉडल पेपर के साथ, जो आपके पेपर में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में उठेगा। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न में आपको सारे प्रश्न इंक्लूड जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास में थोड़ा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और बिल्कुल अपने सारे चेष्टा लगा दें कि हमें कैसा प्रश्न हमें सबसे वहाँ पे लिखने में आसानी होगी। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होता है लेखन पद्धति के बारे में हम आपको लॉन्ग आंसर जब आपका सॉल्व कराते हैं वहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाता है। तो आज के इस मॉडल पेपर में हम 3 जो आपका मेजर सब्जेक्ट है और एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसके अनुसार ये आपका सेमेस्टर चल रहा है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अब आरामदायक रहेगा आपके इस पेपर से। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ। और क्लास में क्या है प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आज का आपका मॉडल पेपर। इसमें आपका है कि BA सेकंड सेमेस्टर गृह विज्ञान, जिसे हम कहते हैं आप लोग जानते हो होम साइंस के अनुसार। फिर आपका आता है प्रश्न पत्र वस्त्र विज्ञान एवं परिधान तथा पारिवारिक प्रबंध संसाधन प्रबंध, यानी कि इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये आपका प्रश्न पत्र है, पेपर है। उसका फिर आपका टाइम आपको पता है कि 3 घंटे का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग समझते ही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब होता है नई शिक्षा नीति के अनुसार। उसके बाद में फिर आपका पहले का फर्स्ट है खंड आ है। खंड आ से आपका पहले का फर्स्ट प्रश्न है कि जानतो रेशो के बारे में बताइए। जानतो रेशो किसे कहते हैं। बाकी आपका सारा पुनरावृत्ति के अनुसार ही है, कुछ आपको अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग बड़े समझदार हैं और अच्छे से आप लोग समझते हैं सारे प्रश्न को। बस आपको केवल क्या करना है कि आंसर कैसे लिखना है, आपका प्रश्न क्या है। तो ये चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखना होगा जानतो रेशो के बारे में। जानतो रेशो मुख्य रूप से 2 हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला जानतो रेशो के नाम है, पहले तो आपका आता है ऊन और दूसरा आपका आता है रेशम। तो ऊन और रेशम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ऊन होता है आपका जो सर्दियों में और रेशम आता है जो पतले कपड़ों में होता है, वो आपका ये जानतो रेशो के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जानतो रेशो के कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका आता है ऊन के अंतर्गत और दूसरा आता है रेशम के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है नायलॉन की जादुई रेशा क्यों कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज की इस वीडियो से कि नायलॉन को जादुई रेशा क्यों कहा जाता है। अब इसमें लिखना होगा नायलॉन को जादुई रेशा क्यों कहा जाता है। इसमें लिखा होगा कि नायलॉन जो है वो तंतुओं को धोने, सुखाने, इस्त्री करने में बहुत कम परिश्रम लगता है। यानी कि परिश्रम की बात करें तो बहुत कम मेहनत लगता है और इसकी देखभाल भी बहुत आसान है। नायलॉन रेशों से बने वस्त्र ही आरामदायक होते हैं और टिकाऊ होते हैं। इनकी मजबूरी है वो टिकाऊपन, सिलवट, प्रतिशोधकता, चमक, आसानी से धोने एवं सूखने वाला, लटकनशीलता आदि गुणों के कारण नायलॉन को हम जादुई रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं। नायलॉन को हम जादुई रेशा कहते हैं इस वजह से। उसका फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है कि धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि धागा निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है कार्डिंग। पहला क्या आता है कार्डिंग। उसका फिर दूसरा आपका आता है कम्बिंग। क्या आता है कम्बिंग। और फिर तीसरा आपका आता है खींच कर निकालना, धागा खींच कर निकालना। चौथा आपका आता है घुमाव देना, यानी कि घुमाव देके धागा निकालना। फिर पांचवा आपका आता है कताई। किसके अनुसार। कताई के अनुसार। उसके में तो ये था आपका धागा के निर्माण की प्रमुख विशेषताएं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है चौथा प्रश्न है आपका कि पारिवारिक साधनों से क्या अभिप्राय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपका है। इसमें लिखना होगा कि गृह व्यवस्था में पारिवारिक साधनों का प्रयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि निर्धारित मूल्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।
केवल साधन होने से मूल्य तथा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाते हैं। मूल्यों एवं लक्ष्यों को पाने के लिए साधनों को संगठन तथा उनकी गतिशीलता आवश्यक है। साधनों के समुचित उपयोग से ही लक्ष्यों का उपयोग पाया जा सकता है। समझदार गृहिणी वही है जो साधनों का उपयोग इस प्रकार योजनाबद्ध रूप से करें कि परिवार को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। इस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए साधनों का सहयोग के लिए योजना बनाना आवश्यक है और यह आवश्यक है कि परिवार में उपलब्ध साधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के बीच में तालमेल बना रहे और किसी प्रकार का कलहयुक्त स्थिति ना उत्पन्न हो सके। परिवार के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का उचित उपयोग तभी हो सकता है जबकि इन क्रियाओं का संचालन करने वाले व्यक्ति को साधनों की जानकारी हो तथा साधनों का उचित उपयोग मालूम हो। तो ये पारिवारिक साधनों से मुख्य रूप से आपको तभी आप पारिवारिक साधनों का सारा सिस्टम समझ पाएंगे। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न आता है आपका कि एस्बेस्टस वस्तु की विशेषताएं बताइए। एस्बेस्टस तंतु की विशेषताएं बताइए। इसमें आपका आता है पहला कि यह तो पहला खनिज तंतु है। जो एस्बेस्टस तंतु यह क्या है? खनिज तंतु है। दूसरा आपका आता है इसमें कि यह आघातवर्धनीय होते हैं जिन्हें हथौड़ा से पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा, यह तंतु अज्वलनशील होते हैं। और चौथा आपका आता है कि इन तंतुओं में अत्यधिक तन्यता रहती हैं जिनसे इनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। उसमें फिर 5वां आपका आता है कि यह अग्निशमन वस्त्र बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये आपके एस्बेस्टस तंतु के साधनों के बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दें। एस्बेस्टस तंतु की विशेषताएं ये मुख्य रूप से थी। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है। अब आपका आता है 6ठा प्रश्न कि फिलामेंट की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसमें लिखना होगा आपको कि फिलामेंट सूत बाहर से निकले हुए लंबे बिना टूटे हुए धागों से बनता है और उन्हें आपस में जोड़े रखने हेतु थोड़ी मात्रा में ऐंठन दी जाती है। फिलामेंट तंतु अविरल लंबाई के होते हैं जिनकी गणना हम मीटरों से की जा सकती है। तो ये होता है फिलामेंट। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? अब इसमें लिखना होगा आपको यानी कि गृह व्यवस्था आपका कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन तथा मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन का प्रशासनात्मक एवं गत्यात्मक पक्ष है क्योंकि इसमें कार्य को प्रेरित करने हेतु निर्णय प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है। यानी कोटजिन जी के अनुसार कहा गया कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्या है ये? व्यवहारिक विज्ञान है। उसके बाद फिर आपका आता है 8वां प्रश्न कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। इसमें लिखना होगा कि पारिवारिक बजट इसमें है कि किसी कुटुंब की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को पारिवारिक बजट कहते हैं। यानी कि आय का मतलब होता है और व्यय का मतलब होता है। आय का मतलब कि कितना पैसा आता है, व्यय का मतलब कितना पैसा खर्च होता है। तो इसी का ब्यौरा अगर आप रखते हैं तो पारिवारिक बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को सुव्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। तो ये आता है आपका पारिवारिक बजट के अनुसार। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न, कार्य सरलीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको लिखना होगा कि राजमल पी देवदास जी के अनुसार कहा गया है कार्य सरलीकरण में किसी भी कार्य को कम मात्रा में या समय में और शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीकी को कार्य सरलीकरण कहते हैं। कार्य सरलीकरण में समय व शक्ति दोनों का व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया गया है, तो इसी को हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को हम कार्य को सरल बनाने की विशेष ध्यान दें।
यानी कोई भी काम हम करें उसको हम सरल बनाने का प्रयास करें, तो यही होता है कार्य सरलीकरण। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है सेक्शन ए का सबसे खंड यानी खंड आ का सबसे लास्ट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि गृह प्रबंध की प्रक्रिया का महत्व लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने आपको 2 बार से 3 बार बताया क्योंकि ये प्रश्न आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका आता है इसमें आपका पहला आता है इसमें गृह प्रबंध की प्रक्रिया का हेडिंग लिखेंगे इसमें आप कि गृह व्यवस्था में गृह प्रबंध की प्रक्रिया निम्नलिखित महत्व है। इसमें पहला आपका आएगा कि किसी एक ही सदस्य पर कार्य का भार नहीं पड़ता है। दूसरा, कार्यों का संचालन सुचारू तथा सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए। तीसरा, पारिवारिक जो सुख शांति है वो बनी रहनी चाहिए। चौथा, परिवार की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। पांचवा, परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक दूसरे से निष्ठा एवं विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। छठवां आपका आता है कि समस्याओं की बौद्धिकता एवं नियोजित रूप से सुलझाने पर उसके वांछित हल प्राप्त हो सके। सातवां, कार्य का संचालन कम समय में हो पाता है, इससे समय की बचत होती है। 8वां नंबर कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता से हो सके। तो ये थे गृह संबंध की प्रक्रिया का महत्व। तो ये आपका सेक्शन ए का सबसे लास्ट प्रश्न था और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था आपके इस मॉडल पेपर का। उसके बाद फिर आपका आता है खंड बा। खंड बा में केवल आपको 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न आता है कि पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन प्रक्रिया को लिखिए। अब आपका आता है पॉलिएस्टर रेशे का निर्माण, यानी कि इसमें लिखेंगे पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन की प्रक्रिया। पॉलिएस्टर रेशे का निर्माण अम्ल की अल्कोहल के साथ क्रिया करने से होता है। इस तंतु का निर्माण 2 प्रकार के यानी कि टेरिप्थिलेट पॉलीमर द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में जिस विधि से पॉलिएस्टर बनाया गया उसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थिलिक एसिड के आपस में घनीभूत यानी कि आपस में मिलकर जिसका उच्च गलनांक बिंदु था, बाद में इसे पिघलाकर पदार्थ द्वारा तंतु बनाया गया जिसे पूर्णतः वस्त्र तंतुओं की विशेषताएं विद्यमान थीं। इन तंतु को हम टेरिलीन कहा गया। वर्तमान में पॉलीइथीलीन टेरिप्थिलेट जिसका की उपयोग टेरिलीन के निर्माण हेतु किया गया और यह ग्लाइकॉल द्वारा बनाया जाता है और टेरिप्थिलेट एसिड के स्थान पर टेरिप्थिलेट एसिड के डाइमिथाइल ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। डाइथिलाइन टेरिप्थिलेट के लंबे परमाणु से बनने की क्रिया को हम उसी प्रकार जिस प्रकार नायलॉन से होती है। कैसे? जैसे आपका आ जाता है HO CH2 CH2 OH फिर प्लस HCO C फिर आता है C6H4COOH। इसे हम घनीभूत करते हैं, इसे इसका इथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम? इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर टेरिप्थिलिन एसिड जिसे कहते हैं यानी इथाइलिन टेरिप्थिलिन। तो आपका आता है कि HO यानी कि ये आपका आता है इथाइलिन ग्लाइकोल और आपका आता है ये आपका दूसरा आता है जो ये टेरिप्थिलेट एसिड होता है। अब आपका आता है HO CH2 CH2O और C6H4 और C तो यानी कि ये आपका प्राप्त होता है यानी कि क्रिया करा करके ये आपका होता है इथाइलिन टेरिप्थिलेट। और जो मुख्य रूप से आपका यानी कि पॉलीइथाइलिन टेरिप्थिलेट जो है वो आपका हो जाता है HO CH2 CH2O OC बॉन्ड C6H4CO सिंगल बॉन्ड N और बॉन्ड OH। तो ये आप क्या आते हैं पॉलीइथीलीन टेरिप्थिलेट। तो ये इसका निर्माण प्रक्रिया है। उसके बाद फिर आपका आता है तंतु की कताई। पिघले हुए पॉलीमर की हवा बंद वाली स्थिति में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इसके स्थायित्व को प्रभावित करता है। इसकी कताई की तकनीकी नायलॉन तंतु के समान होती है। गाढ़े पदार्थ को स्पिनरेट द्वारा निकाला जाता है और धागे को पर्याप्त मात्रा में खींचा जाता है।
ताकि इच्छित पॉलिएस्टर तंतु प्राप्त हो सके। उनकी उत्पादन प्रक्रिया में भिन्नता इच्छित अंतिम परिणाम पर निर्भर करती है। उसमें फिर आपका तंतु को खींचना। स्पिनरेट से निकलने के बाद पॉलिएस्टर तंतु में सभी इच्छित विशेषताएं नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें सुपर पॉलीमर परमाणुओं की व्यवस्था बिखरी हुई होती हैं। इसलिए तंतु को खींचा जाता है या लंबा किया जाता है। इस क्रिया हेतु गोडेट व्हील की सहायता ली जाती है और तंतु उसी प्रकार खींचा जाता है जिस प्रकार नायलॉन तंतु को खींचा जाए। तापक्रम की स्थिति और तंतु की किस सीमा तक खींचा जाना चाहे, यह इच्छित विशेषताओं पर निर्भर करता है। पॉलिएस्टर तंतुओं को सामान्यतः उनकी मौलिक लंबाई का 5 गुना तक खींचा जाता है। यदि उच्च टेंसिटी वाले तंतु की आवश्यकता होती तो तंतु की अधिक सीमा तक खींचा जाता है। खींचने की प्रक्रिया के बाद तंतु को ठंडी हवा में सुखाया जाता है, जिसमें वह ठोस धागा बन जाता है। सामान्यतः पीईटी पॉलिएस्टर धागे को गर्म रूप से खींचा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से अधिक एक समान तंतु प्राप्त होता है। फिर भी यदि भारी व्यास वाले धागे की आवश्यकता हो तो धागे को कमरे के तापक्रम पर खींचा जाता है, जिसे हम कहते हैं पीसीडीटी, जिसे पॉलिएस्टर तंतु को उच्च तापक्रम पर खींचा जाता है, क्योंकि उसका गलनांक बिंदु होता है। खींचने की प्रक्रिया में तंतु को टेक्सचर किया जा सकता है और खींचने की प्रक्रिया में टेक्सचर तंतु बनाने से चरण, समय, लागत की भी बचत होती है और साथ ही तैयार तंतु अधिक उच्च किस्म का होता है। तो इस तरीके से आपका पॉलिएस्टर के बारे में बताया। अब आता है तीसरा प्रश्न, सूती रेशे के उत्पादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखना होगा कि कपास के सूत का रूप धारण करने से पूर्व उसे निम्नलिखित प्रक्रिया में गुजारना पड़ता है। जैसे पहला आपका आता है कि कपास के कोयों को एकत्र करना। जब पौधे में कपास के कोये पकने के बाद फटने लगते हैं तो उन्हें तोड़कर एकत्र कर लिया जाता है। यदि ऐसे कोयों को पेड़ पर ही छोड़ दिया जाए तो मौसम एवं सूर्य की धूप पर प्रभाव से रुई बदरंगी एवं गंदी हो जाती हैं। कोया पककर जमीन पर गिरा जाता है तथा उसमें अनेक अशुद्धियाँ जैसे पेड़ पौधे की सूखी पत्तियाँ, मिट्टी तथा कीड़े आदि मिल जाते हैं। कोये ओटनी या हाथ या मशीन की सहायता से एकत्र किए जाते हैं। जब कोये पककर तैयार हो जाएं तो इन्हें हाथ से तोड़कर एकत्र करना चाहिए। कोये को तोड़कर स्वच्छ स्थान पर संग्रहित करना चाहिए। इन्हें बोरों में भरकर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ चूहों, कीड़े मकोड़े का प्रकोप ना हो। दूसरा आता है बिनौले निकालना। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिनौलों को कपास से अलग कर दिया जाता है और यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है और इस मशीन से बड़ी बड़ी दांतदार आरियां लगी रहती हैं। इनमें तेजी से घूमने पर रुई उसमें फंसती जाती हैं और दूसरी तरफ जाकर एकत्र होती जाती हैं तथा अशुद्धियां इसमें पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार अलग किए रेशों को रुई के नाम से पुकारते हैं। भारत में घरों में यह कार्य ओटनी चरखे के द्वारा किया जाता है। तीसरा आता है कपास की गंदगी को दूर करना। यह रेशे लकड़ी, पत्ते, धूल आदि के कारण अशुद्धियों से भरे रहते हैं। इन अशुद्धियों को हम रेशों से पृथक कर दिया जाता है और यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। फिर चौथा आता है गांठ बांधना। इसमें आता है इसके उपरांत कपास को दबाकर गांठ की शक्ल में बांध दिया जाता है। फिर उसको टाट में लपेटकर लोहे की पत्तियों में कसा जाता है। अब रुई इस स्थिति में होती है कि मीलों को प्रदान की जा सके। और 5वां नंबर आता है आपका कि गांठों को खोलना तो आपस में मिलाना। रुई की गांठें मील से पहुंचने पर खोल दी जाती है और रुई को ढीला करके फैला दिया जाता है। सटे हुए रेशों को अलग अलग छितरा दिया जाता है। यह यंत्रों की सहायता से सुलझाने का काम किया जाता है और यह यंत्र रुई को साफ करके उसकी चादरें बना देते हैं। सभी गांठों को रुई को आपस में फेंट दिया जाता है और इसमें रुई में समानता आ जाती है। इस प्रकार 3 प्रकार के यंत्र उपयोग होते हैं। कौन कौन से? पहला तो ब्रेकर होता है, दूसरा मध्यवर्ती तथा फिनिशर होता है। यह यंत्र कपास को साफ करके उसकी चादर बना देते हैं जो 1 सेंटीमीटर मोटी और 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 20 किलोग्राम वजन की होती है। अब 6ठा नंबर आता है रुई धुनना। इस समय तक चादरों को कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती हैं और इस अशुद्धियों को निकालना, रेशों को सुलझाना, इन्हें समानांतर करना,
आदि औषधों का काम धुनाई की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। रुई को धुनने की मशीन के माध्यम से निकाला जाता है। इस यंत्र के माध्यम से रुई पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाती है। गंदगी, धूल एवं अन्य पदार्थ बाहर निकल आते हैं तथा रुई के रेशे सीधे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में छोटे रेशे अलग कर दिए जाते हैं जिनमें उच्च निम्न कोट के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। भारत के गृह उद्योगों में यह कार्य पिंजारे लोग अपनी पीजन की सहायता से करते हैं। बाद में उन्हें साफ समानांतर किए हुए रेशों की स्कीप से निकालकर मोटी गोलाकार पट्टी के आकार का बांध बना दिया जाता है और इसको हम कार्ड कहते हैं। धुनी हुई अच्छी श्रेणी के वस्त्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो सूती रेशों के बारे में। चौथा प्रश्न आता है फंसी धागे किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा प्रश्न। विभिन्न प्रकार के फंसी धागों का वर्णन कीजिए। उसके बाद फिर आपका आता है, इसमें लिखता है कि नोवेल्टे या फैंसी धागे। फंसी धागे में लिखेंगे आप लोग। कताई की प्रक्रिया में ऐंठन की मात्रा को कम करने अथवा अधिक करने से या विभिन्न व्यास वाले सूतों को मिलाकर ऐंठन देने से सजावटीपन उत्पन्न किया जाता है। इसे हम नोवेल्टी सूत कहते हैं। उसमें आपका आता है स्पाइरल धागा। स्पाइरल धागा किसे कहते हैं। इस प्रकार के धागों में एक बिना ऐंठन वाले धागे अत्यधिक बटे हुए हैं जिसे हम ऐंठन कहते हैं। धागे इतना कसकर लपेटा जाता है कि निचला धागा दिखाई ही ना देता और ऊपर की ओर ऐंठन धागा ही दिखाई देता है। जैसे आपका होता है कुछ इस तरीके से, मतलब ये आपका ऐंठन तो रहेगा इसमें, लेकिन अब अंदर ऐंठन है, ऊपर से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये ऐंठन धागा होता है। फिर आता है दूसरा रेटिना धागा। ये धागे स्पाइरल धागे का ही रूपांतरित रूप है। इनकी जो है वो बटाई स्पाइरल धागे की भांति होती है। अंतर केवल इतना है कि इसकी बटाई में कुछ स्थानों में फंदे छोड़ दिए जाते हैं और जिन्हें हम तीसरे धागे में यथास्थापन बांध दिया जाता है। जब ये फंदे खींचकर फैल जाते हैं तब उनका आकार तथा रचना बिगड़ जाती है। तीसरा फ्लैग धागा आता है। फ्लैग धागा, यह धागा स्लब धागे के समान होती है। इसमें कम बटे या बिना बटे हुए धागे के ऊपर बटा हुआ धागा कसकर लपेट दिया जाता है और बिना बटा धागा जल्दी खींच जाने का वस्त्र होता है। चौथा लूप धागा होता है। लूप धागा किसे कहते हैं। इस प्रकार के धागे में उसकी सतह से दूसरे धागे के विभिन्न आकार के फंदे बनाए जाते हैं। ये लूप निश्चित मध्यांतरों में बनाते हैं। जो लूप से बने होते हैं वो वस्त्र नयापन तथा आकर्षण में आ जाता है। पांचवा स्लब धागा। इस प्रकार के धागे में निश्चित मध्यांतरों पर धागे के कम ऐंठन एवं बिना ऐंठन के छोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर अत्यधिक ऐंठन दी जाती है। जो स्थान ऐंठन रहित होते हैं वे प्रयोग के बाद भद्दे प्रतीत होने लगते हैं और ये निर्बल पड़ जाते हैं। ये आगे धागे जो है वो आगे मजबूती को निर्बल कर देते हैं। छठा आपका आता है इसमें टेक्सचर धागे। टेक्सचर धागे किसे कहते हैं। ये धागे सीधे एवं चिकने और लंबे धागों से तैयार होते हैं। ये तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्ट्रेच बल्क धागों दोनों के ही गुण का उपस्थित होते हैं। टेक्सचर धागे वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में अनोखे हैं। इनसे कई प्रकार के विशिष्ट वस्त्रों को बनाया जाता है। ये वस्त्र अवशोषकता, आरामदायक और टिकाऊपन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन वस्त्रों से धुलाई आसान है। सिकुड़न से इसमें सिकुड़न नहीं पड़ता, मुलायम होते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है गांठ वाला धागा। क्या कहते हैं इसे। गांठ वाला धागा। इस धागे का निर्माण में ऐंठन वाले दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न रंग के होते हैं जिनमें एक सूत आधारीय कार्य करता है जबकि दूसरा सूत पहले वाले के ऊपर गांठें लगाने का कार्य करता है। फिर आता है आठवां ग्रैंडल धागा। इस धागे को बनाने में दो या दो से अधिक रंग के धागों को आपस में बट लिया जाता है और यही धागा ग्रैंडल धागा कहलाता है। इस वस्त्र की सुंदरता बढ़ जाती है। इनमें दो या दो से अधिक रंगों के धागों के साथ ऐंठन दी जाती है। फिर आता है स्ट्रेच धागा। आपका आता है नौवां। क्या आता है स्ट्रेच धागा। इसमें होता है आपका कि स्ट्रेच धागा को कृत्रिम धागा के रूप में भी बनाए जाते हैं। फैलाने एवं धागे फैल जाते हैं तथा छोड़ देने पर पुनः यानी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इसी से ताप सुनम्य धागे भी कहा जाता है।
इसमें निर्धारित तापक्रम पर धागों के वस्त्रों को धोने, सुखाने, फैलाने एवं हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते हैं, जबकि इस ताप से अधिक तापक्रम होने पर वस्त्र अपनी निश्चित आकृति तथा आकार को खो देते हैं। ये वस्त्र रासायनिक विधियों से संश्लेषित कर बनाए जाते हैं। ताप सुनम्य स्ट्रेच धागे के बने वस्त्र को अलौकिक गुणों के कारण विशिष्ट होते हैं। इनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती हैं। धोने, सुखाने व लटकाने पर आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस्त्री करने पर भी इन पर कोई आवश्यकता नहीं है। ये वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। स्ट्रेच धागे से पूर्ण बने वस्त्र को देख रेख एवं संरक्षण काफ़ी आसान है। इसमें आवश्यकता एवं इच्छा अनुसार विभिन्न आकार प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये था आपका चौथा प्रश्न। उसके बाद फिर आपका पांचवा प्रश्न आता है, लिनन के तंतुओं की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें होगा आपका लिनन के तंतुओं की विशेषताएं। पहला तो आता है इसमें आपका कि लिनन का तंतु क्लाकस के तने से प्राप्त होता है। इसमें हाथ की मेहनत अधिक लगती है, अतएव इसका उत्पादन महत्वपूर्ण है। आता है इनमें भौतिक विशेषताएं। क्या आता है? भौतिक विशेषताएं में संगठन है। संगठन में कि लिनन के रेशे प्रमुख भाग सेल्यूलोज का होता है। रासायनिक रूप से इसमें 65-70% सेल्यूलोज और 25 से 30% पैक्टिन तथा अन्य अशुद्धियाँ भी मिलती हैं। लंबाई, लिनन का रेशा लंबा तंतु है जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है और रेशम के बाद यह समस्त तंतुओं से अधिक लंबा होता है। तीसरा, अणुवृक्षीय रचना। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर लिनन की रेशा अनुदैर्ध्य काट में सीधा, बेलनाकार तथा चमकदार दिखाई देता है। लिनन की तंतुओं में बांस के समान छोटी होती हैं। उसके बाद फिर आपका आता है सफाई एवं धुलाई में। लिनन के वस्त्र देर से गंदे होते हैं। इनमें वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हल्के प्रयासों से छूट जाते हैं। इसी कारण लिनन के वस्त्रों में को धोना सरल होता है। फिर सातवां आता है संकुचन एवं रगड़ का प्रभाव। लिनन में प्रत्यास्थता का अभाव होता है। गीली अवस्था में लिनन की तंतु अधिक शक्तिशाली होती है और भीगी अवस्था में इस पर रगड़ तथा कूटने की प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद में फिर आपका आता है 12 नंबर रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपका आता है कि अम्ल का प्रभाव। 12 नंबर आपका आता है अम्ल का प्रभाव। लिनन के वस्त्रों पर अम्ल का बहुत बुरा प्रभाव होता है। अम्ल के प्रभाव से लिनन के वस्त्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हल्के अम्ल के विलयन का प्रयोग किया जाता है। तनु विलयन का प्रयोग करने के बाद वस्त्र को हम गर्म पानी से धोकर अम्ल के प्रभाव को हम खत्म कर देते हैं। फिर आता है दूसरा क्षारीय प्रभाव। लिनन के वस्त्रों के सामान्य तौर पर क्षार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए लिनन के वस्त्र किसी भी प्रकार क्षारीय साबुन से धोए जा सकते हैं, लेकिन अधिक निम्न किस्म के साबुन उपयोग करने से वस्त्र पीला पड़ जाता है। तीसरा आता है आपका विरंजक का प्रभाव। अधिक तीव्र ब्लीचिंग का प्रयोग करने से तंतु परस्पर जुड़े न रहकर अलग अलग हो जाते हैं अथवा टूट जाते हैं, इसलिए लिनन के वस्त्रों पर तीव्र ब्लीच का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर आता है चौथा रंगों का प्रभाव। लिनन के रेशों की रंगाई एवं एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके रेशों पर एक ऐसी सुरक्षात्मक परत चढ़ती रहती हैं जो रंगों के प्रवेश को रोकती है। 5वां नंबर आपका आता है फफूंदी तथा कीड़ों का प्रभाव। भीगी अवस्था में संग्रहित करने पर लिनन के वस्त्रों में फफूंदी लग जाती हैं। कपड़ा काटने वाले कीड़े भी लिनन के वस्त्रों की हानि पहुंचाते हैं, अतएव इन वस्त्रों का सीलन वाले स्थानों पर नहीं रखा जाता है। तो ये था लिनन का। अब आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। छठा प्रश्न है शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है शक्ति के बारे में। अब इसमें लिखेंगे शक्ति व्यवस्थापन में समय की तरह शक्ति के उपयोग का भी योजना बनाई जाती है। शक्ति व्यवस्थापन में शक्ति को मापने के लिए विभिन्न क्रियाओं में खर्च की गई शक्ति मूल्य को मापा जाता है, जिसका मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल है। ऊर्जा के सर्वोत्तम उपयोग के शक्ति से प्रबंध की व्यवस्थापन कहते हैं। शक्ति व्यवस्थापन है ध्यान देने योग्य बातें हैं। कौन कौन सी हैं? पहला तो आपका आता है इसमें कि प्रातःकाल के समय व्यक्ति में ऊर्जा की मात्रा अधिक रहती है, अतः यह कोशिश रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम काम सुबह के समय किए जाएं। दूसरा आता है आपका कार्य योजना बनाते समय विश्राम काल का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा, यह निरीक्षण करना आवश्यक है कि किस कार्य को किस तरीके से करने पर थकान कम लगती है। चौथा, कार्य में रुचि लेने से
मानसिक थकान से बचा जा सकता है। 5वां नंबर, विश्राम काल के समय मनोरंजन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 6ठा नंबर, परिवार के सदस्यों को भी कार्य में रुचि लेने के लिए, अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि कार्य समय से संपन्न हो सके और थकान का अनुभव भी कम हो। इससे परिवार लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो इस तरीके से आपका ये था क्षण शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया। 7वां नंबर है, धन व्यवस्थापन से क्या आशय है? पारिवारिक आय की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका सेक्शन बी का लास्ट प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे धन व्यवस्थापन में कि ग्रह व्यवस्था में धन व्यवस्थापन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परिवार की महत्वपूर्ण व्यवस्था की संचालन धन पर निर्भर करता है। प्रत्येक परिवार की एक निश्चित आय होती है और वह उस आय का व्यय अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। व्यय की परिसीमा तथा प्रकृति बहुत कुछ आय की राशि पर निर्भर करता है। यदि आय के साधन अधिक हैं तथा गृहिणी उनका उपयोग विवेकपूर्ण एवं मितव्ययतापूर्वक करती हैं तो परिवार के सदस्यों को अधिक एवं उच्च श्रेणी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। परिणामतः परिवार के रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। फिर आपका आता है कि पारिवारिक आय का विशेषताएं, जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली इनकम। पहला था आपका कि आय का वितरण देशवासियों में समान रूप से नहीं होती है। आय प्राप्ति में विशेषताएं होती हैं, इसलिए निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग बन जाते हैं। कम आय वाले व्यक्ति निम्न वर्ग तथा उच्च आय वाले व्यक्ति धनी व्यक्ति की माने जाते हैं। दूसरा, व्यक्ति की कुशलता तथा व्यक्तिगत गुणों पर आय पर निर्भर करती है। तीसरा, शिक्षित व्यक्तियों की आय अशिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अधिक होती है। चौथा, जिस वर्ग का व्यक्ति होता है उसके अनुसार ही उसकी आय निर्धारित होती है। कृषक वर्ग की आय व्यापारी वर्ग से कम होता है। शिक्षक वर्ग की आय डॉक्टर या इंजीनियर से वर्ग से कम होता है। और 5वां आपका आता है, परिवार के सदस्यों की संख्या कम होने पर एक निश्चित आय अधिक लगती है, किंतु परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो वही निश्चित आय कम लगने लगती है। तो ये होता है आपका धन व्यवस्थापन, यानी कि धन व्यवस्थापन क्या है। इसके बाद फिर आपका आता है खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न है कि परिधान के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 9वां प्रश्न आपका आता है उसके बाद में फिर कि व्यय के प्रकार के बारे में लिखिए। 10वां, थकान क्या है इसके बारे में लिखिए। और 11वां प्रश्न है कि कार्य सरलीकरण के लिए परिवर्तन के वर्गों को उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न हम आपको नए वीडियो यानी कि 2-2 प्रश्न करके हम आपको सेक्शन सी का अलग से आपका वीडियो बना देंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।